रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज पश्चिमी एशिया में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। अमेरिका और ईरान के हमलों ने क्षेत्र में मौजूद शांति को संकट में डाल दिया है और अब इजरायल भी इस जंग में शामिल हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के साथ हुई बातचीत के बाद क्षेत्र में बड़ी जंग का खतरा मंडराने लगा है। इजरायल ने अपनी सेना को तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। ईरान भी अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की शहादत का बदला लेने के लिए दोगुनी ताकत के साथ जंग के मैदान में उतर सकता है। इस बीच खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान ट्रंप की जान लेने की योजना बना रहा है, जिसे लेकर क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। तो क्या ट्रंप की जान लेने की तैयारी में है ईरान? क्या पश्चिम एशिया में शुरू होने वाली है बड़ी तबाही? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस ने युद्ध विराम के दावों पर अमेरिका को दिखाया आईना, कहा यूक्रेनी हमलों से झुकेंगे नहीं। उधर यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले क्रीमिया के पास शुरू किए हमले। चीन की आक्रामक नीतियों के खिलाफ भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलाया हाथ। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर भड़के पीएम अल्बनीज, हिंद प्रशांत में बनाई अहम रणनीति। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जारी प्रदर्शन के बीच फिर भड़की हिंसा। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग में 2 युवकों की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। प्रदर्शनकारियों की चेतावनी, लिया जाएगा हिसाब। और चलते चलते में देखेंगे 37 करोड़ साल पुराने रहस्य से वैज्ञानिकों ने उठाया पर्दा, बदल गई जैविक विलुप्ति की कहानी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तिब्बत हमारा आंतरिक मामला, उसकी आजादी का समर्थन न करें, चीन ने अमेरिका को धमकाया। अमेरिका ने चीन से की थी दलाई लामा से बातचीत की अपील। राष्ट्रपति महमूद अब्बास का बड़ा फैसला, 20 साल बाद फलस्तीन में होंगे चुनाव। 28 नवंबर को यरूशलेम, वेस्ट बैंक और गजा पट्टी सहित सभी फलस्तीनी क्षेत्रों में होगी वोटिंग। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट का संचालन करने वाली चीनी कंपनी पर गंभीर आरोप। 125 मिलियन रुपए की टैक्स चोरी को लेकर कंपनी को रेड नोटिस जारी, कोर्ट पहुंचा मामला। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और अवामी लीग को एक साथ बैन करने की तैयारी। सरकार ने पुराने मुकदमों को खोलने का किया फैसला। गृह मंत्री सलाहुद्दीन चौधरी ने दी जानकारी। तो पश्चिम एशिया में हालात बहुत तेजी से खराब होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा जंग छिड़ गई है और अब ये टकराव और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक ईरान अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरी करने में जुटा हुआ था। 1 सप्ताह तक शोक जुलूस और सभाओं के बाद उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया गया। आप जानते हैं कि खामेनेई की मौत अमेरिकी हवाई हमले में हुई थी। यही वजह है कि अंतिम संस्कार के दौरान उमड़ी भीड़ ने अमेरिका विरोधी नारे भी लगाए, साथ ही अपने सर्वोच्च नेता की शहादत के बदले की भी मांग की। ऐसे में अब जब ईरान का पूरा फोकस अमेरिका और इजरायल पर आ गया है, तो क्षेत्र में खतरनाक जंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और वो भी तब जब इसमें इजरायल के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही हो। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से बात की है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधियों के बारे में बताया। हालांकि इस बातचीत को लेकर कोई विस्तृत जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और आईडीएफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने इन हमलों के बाद कहा भी कि तनाव बढ़ने पर इजरायल कभी भी ईरान के साथ युद्ध के लिए तैयार रहेगा। इजरायली सेना प्रमुख जमीर ने तो अपने पायलटों को तैयार रहने के निर्देश तक दे दिए। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। अभी हमारे सामने बड़े ऑपरेशन होने की उम्मीद है, तैयार रहें।
यही नहीं, इजराइल ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है, जिससे अमेरिका और ईरान में टकराव और बढ़ना तय माना जा रहा है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को ईरान की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान लेने की कथित नई साजिश की खुफिया जानकारी दी है। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने इस हफ्ते अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी कि ईरान ट्रंप को निशाना बनाने की एक खास योजना पर काम कर रहा है। 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से ही ईरान लगातार ट्रंप के खिलाफ बदले की बात करता रहा है। हाल ही में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी के जनाजे के दौरान भी ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए गए थे। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के कुछ अधिकारियों का मानना है कि इजराइल का ये इनपुट ट्रंप के ईरान को लेकर फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश का हिस्सा भी हो सकता है। गौरतलब है कि नेटो शिखर सम्मेलन से लौटते वक्त खुद ट्रंप ने यह दावा किया था कि वो ईरान की हिट लिस्ट में टॉप पर है, और अब इस रिपोर्ट ने दोनों देशों में जारी तनाव को और बढ़ा दिया है और नतीजतन हॉर्मुज स्ट्रेट से यातायात एक बार फिर बंद होता दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन उसके दावों पर अमेरिकी ही सवाल उठा रहे हैं। पूर्व अमेरिकी मरीन अधिकारी डैन ग्रेसियर का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की रणनीति की काट अमेरिका अब तक नहीं ढूंढ पाया है। वहीं अब अमेरिका एक बार फिर युद्ध विराम समझौते की बात दोहराने लगा है। अमेरिका ने कहा है कि वो अब भी ईरान के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूदा हालात में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम एशिया में शांति रहेगी या जंग होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। तो दोनों देशों के बीच की ये जंग और आक्रामक होती नजर आ रही है। यूक्रेन के हमले अब अपने ही क्षेत्रों में भी शुरू हो गए हैं। ये वो इलाके हैं जिन पर अब रूस का कब्जा है। यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के आसपास अपने हमले तेज कर दिए हैं। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले जमीनी रास्ते पर हमलों के बाद अब यूक्रेन समुद्री सप्लाई मार्गों को भी निशाना बना रहा है। इसे लेकर यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवदी ने बताया कि पिछले 4 दिनों में आजोव सागर में कम से कम 25 जहाजों को निशाना बनाया गया और उनमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये हमले यूक्रेन के उस अभियान का हिस्सा है जिसे उसने लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन नाम दिया है। इसका मकसद रूस के कब्जे वाले क्रीमिया से जुड़ी सप्लाई और ट्रांसपोर्ट के रास्तों को बाधित करना है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसकी तरफ से अभी तक 36 जहाजों को निशाना बनाया गया है और इनमें से ज्यादातर रूस के तथाकथित शैडो फ्लीट का हिस्सा हैं, जिनमें व्यावसायिक तेल टैंकर शामिल है। यानी यूक्रेन रूस को आर्थिक मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। हालांकि रूस ने भी साफ कर दिया है कि वो इन हमलों से झुकेगा नहीं, बल्कि इनका डटकर सामना करेगा। लेकिन यूक्रेन के क्रीमिया में हमले इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि दोनों देशों के बीच इस जंग की शुरुआत ही क्रीमिया पर रूसी कब्जे की वजह से हुई थी। मार्च 2014 में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर नियंत्रण कर लिया था, जिसके बाद एक विवादास्पद जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराया गया और इसके जरिए 18 मार्च 2014 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने औपचारिक रूप से क्रीमिया के रूस में विलय का ऐलान कर दिया। इस घटना के बाद यूक्रेन का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ता गया और वो नेटो का सदस्य बनने की कोशिशों में जुट गया, जिसे लेकर 2022 में पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ व्यापक स्तर पर जंग छेड़ दी। और अब जिस तरह से दोनों देशों के बीच हमलों की तीव्रता बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए फिलहाल इस क्षेत्र में युद्ध विराम के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि हम युद्ध विराम के बेहद करीब पहुंच गए हैं, लेकिन रूस ने उनके सभी दावों को खारिज कर दिया है। रूस ने कहा है कि अमेरिका की यह सोच गलत है कि यूक्रेन के रूस पर हमलों और उनसे हुए नुकसान से युद्ध को रोकने में मदद मिलेगी। रूस का यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के उस दावे के जवाब में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेनी हमलों के चलते रूस को अब अपने आकाश की सुरक्षा मुश्किल हो रही है। ऐसे में उम्मीद है कि रूस जल्द वार्ता के जरिए युद्ध खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी नेता गलत फहमी के शिकार है। उन्हें लग रहा है कि तनाव बढ़ने और यूक्रेनी सेना का दबाव युद्ध खत्म कराने के लिए सहायक साबित होगा। रूस किसी भी शर्त पर बात करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन यह सोच गलत है। इससे साफ है कि अमेरिका भी रूस को नहीं झुका सकता। अब युद्ध विराम तभी होगा जब रूस चाहेगा, जब इसकी शर्तें उसके अनुकूल होंगी।
बहरहाल अब इस क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन के खिलाफ एकजुट हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया की। तो दक्षिण एशिया में चीन की गतिविधियां क्षेत्र में मौजूद अन्य देशों की चिंता बढ़ा रही हैं। भारत के साथ चीन का विवाद पुराना है, वहीं ताइवान को लेकर जापान और अमेरिका के साथ भी उसका टकराव बना हुआ है। और अब जिस तरह हाल के दिनों में उसकी तरफ से प्रशांत महासागर में परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया, उसके बाद क्षेत्र में मौजूद दूसरे देश भी टेंशन में आ गए हैं। दरअसल 6 जुलाई को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए नौसेना ने एक परमाणु पनडुब्बी से आईसीबीएम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये JL-3 पनडुब्बी से लॉन्च की गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये 2025 में हुए सैन्य परेड में दिखाई गई थी। JL-3 तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है जो समुद्र से दुश्मन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है। यानी इस मिसाइल के जरिए चीन कम से कम 10,000 किलोमीटर की रेंज में किसी भी देश को निशाना बना सकता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इस टेस्ट पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को कम परमाणु हथियारों की जरूरत है, ज्यादा की नहीं। यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि यह बहुत लंबी दूरी तक भारी तबाही मचा सकती है। और यही नहीं, चीन की सेना पीएलए ने भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसे भारत के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। पीएलए का वेस्टर्न थिएटर कमांड, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत से लगी सीमा पर तैनात है, उसने इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम पर PCL-191 रॉकेट सिस्टम के जरिए हमला करते हुए दिखाया गया है। यानी चीन ने भारत के सुरक्षा कवच को भेदने का हथियार भी बना लिया है, जो नई दिल्ली की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को और बेहतर बनाने पर तो जोर दिया ही, साथ ही उन्होंने चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने पर जोर दिया। दोनों नेताओं की बैठक के बाद एक संयुक्त रक्षा घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसे हिंद प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक सैन्य विस्तारवादी नीति के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। इस घोषणा पत्र के मुताबिक भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाज जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के बंदरगाहों पर मरम्मत और ईंधन की सुविधाएं ले सकेंगे। अब नौसेना और वायुसेना को दक्षिण प्रशांत क्षेत्र तक और ऑस्ट्रेलियाई सेना को मलक्का स्ट्रेट के मुहाने तक सीधी पहुंच और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगा। उन्होंने यथास्थिति को बदलने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करने के लिए किसी भी अस्थिर या एक तरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि विवादों को अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए। भारत की भौगोलिक स्थिति और ऑस्ट्रेलिया के विशाल समुद्री क्षेत्र का ये संगम मलक्का स्ट्रेट से लेकर पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र तक बीजिंग के बढ़ते कदमों के खिलाफ एक मजबूत रणनीतिक बाधा खड़ा करता है। चीन के नौसैनिक दादागिरी पर अंकुश लगाने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यह एक बड़ा रणनीतिक कवच तैयार किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कदम चीन की आक्रामक नीतियों को रोकने के लिए काफी होगा। और अब अगली खबर में बात करते हैं पीओके में फिर भड़की हिंसा की। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में 1 महीने से ज्यादा वक्त से तनाव बना हुआ है। 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और अब एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। 9 जुलाई को उस वक्त हालात बिगड़ गए जब शुबाजाबाद क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें 2 युवकों की जान चली गई। इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने मुजफ्फराबाद सरकार पर शव न सौंपने का आरोप लगाया। इस घटना की खबर सामने आते ही लोग सड़कों पर उतर आए, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और यह गुस्सा तब और ज्यादा भड़क उठा जब पीओके में मारे गए आंदोलनकारियों को पाकिस्तानी सेना ने आतंकी बता दिया। इससे लोगों में आक्रोश देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने एक बयान जारी कर इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कई बड़े आरोप भी लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फायरिंग में मारे गए दोनों युवकों की जान जाने के लिए पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां और मुजफ्फराबाद की सरकार जिम्मेदार है। 1 महीने पहले हुई हिंसा में मारे गए लोगों के शवों के अवशेष अब भी परिजनों को नहीं सौंपे गए हैं, जबकि सरकार इस पूरे घटनाक्रम को नजरअंदाज कर राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि शहीदों के खून का हिसाब लिया जाएगा।
इस घटना को भुलाया नहीं जाएगा। आंदोलन से जुड़े नेताओं ने अपना संघर्ष जारी रखने की बात कही। उन्होंने साफ कहा कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, आंदोलन नहीं रुकेगा और विरोध प्रदर्शन अपने तय लक्ष्य तक जारी रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने भी पाकिस्तानी सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कह दिया है कि 38 सूत्रीय मांगे तुरंत मांगो, वरना अब आर पार की लड़ाई होगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सरकार को दिया गया अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है और जल्द ही आंदोलन के अगले चरण का ऐलान किया जाएगा। यानी साफ है कि अब आने वाले वक्त में यह प्रदर्शन और ज्यादा तेज होता दिखाई देगा। और अब यूरोप ने भी मानवाधिकार के मुद्दे पर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। यूरोप ने पाकिस्तान में खराब होते हालात पर चिंता जाहिर करते हुए चेतावनी दी कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो यूरोप जल्दी ही अपने बाजारों से पाकिस्तान को बाहर कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित होगा। इन हालात में पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरता दिखाई दे रहा है। और अब चलते चलते में बात करेंगे बदली हुई विलुप्ति की कहानी की। तो जरा सोचिए कि आज से करीब 37 करोड़ साल पहले की पृथ्वी, जहां न इंसान थे, न शहर थे और ना ही आज जैसी दुनिया। चारों तरफ घने जंगल थे और विशाल समुद्रों में अनगिनत जीव सांस ले रहे थे। लेकिन तभी पृथ्वी के अंदर एक ऐसा खामोश बदलाव शुरू हुआ जिसने समुद्री जीवन को धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल दिया। लंबे समय तक वैज्ञानिक मानते रहे कि जंगलों में लगी भीषण आग के कारण समुद्रों का जीवन खत्म होना शुरू हुआ था, लेकिन अब करोड़ों साल पुरानी चट्टानों ने इस कहानी का एक नया और चौंकाने वाला सच सामने रख दिया है। अमेरिका के अलाबामा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने टेनेसी की बेहद पुरानी चट्टानों की जांच की और इन चट्टानों की परतों में पृथ्वी के उस रहस्यमयी दौर के कई राज छिपे हुए थे। जब वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक से इनकी बारीकी से जांच की तो घटनाओं का क्रम देखकर वे भी हैरान रह गए। जांच में पता चला कि जंगलों में आग लगने से पहले ही समुद्रों में ऑक्सीजन कम होने लगी थी। यानी समुद्र पहले ही एक खामोश संकट में फंस चुके थे। पानी में रहने वाले जीवों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था और धीरे धीरे बड़ी संख्या में समुद्री जीव खत्म होने लगे। इसके बाद जंगलों में भीषण आग का दौर शुरू हुआ। आग से जुड़े निशान चट्टानों के बाद वाली परतों में मिले। इस खोज ने उस पुरानी सोच को बदल दिया जिसमें जंगलों की आग को समुद्री जीवन के विनाश की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन सवाल अब भी बाकी है कि आखिर समुद्रों से ऑक्सीजन गायब क्यों होने लगी थी? क्या पृथ्वी के वातावरण में कोई बड़ा बदलाव हो रहा था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी प्राकृतिक घटना थी जिसका पूरा सच आज भी करोड़ों साल पुरानी चट्टानों में छिपा हुआ है? वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समुद्र में होने वाला बदलाव जंगलों और वातावरण पर असर डाल सकता है और जमीन पर होने वाली घटना समुद्रों की दुनिया बदल सकती है। ये खोज सिर्फ पुराने समय की कहानी नहीं है बल्कि आज के लिए एक चेतावनी भी है, क्योंकि वर्तमान में समुद्रों में ऑक्सीजन कम हो रही है और दुनिया के कई हिस्सों में जंगलों की आग बढ़ रही है। शायद 37 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी हमें एक ही संदेश दे रही है कि प्रकृति में आने वाला कोई भी बदलाव अकेला नहीं आता, उसके पीछे कई और बदलाव छिपे होते हैं। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।